कक्षा 9 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज से आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है ध्वनि यानी कि साउंड। यानी कि ये साउंड क्या है। जैसे आप देख रहे हो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो ये भी तो ध्वनि है। ये भी क्या है? ध्वनि यानी साउंड। तो आज आपको इस वीडियो में ध्वनि के बारे में जानकारी दी जाएगी कि ध्वनि क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा बताओ, जैसे कैसे उत्पन्न होती है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है। अब कहोगे सर ये कंपन हम कैसे समझें? तो आप अपने ऐसे गले में हाथ रखें, यहाँ पर जैसे बोल रहे हो बार बार ऐसे ऐसे रखोगे तो क्या होगा? आपकी आवाज में क्या होगा? भिन्नता आएगी। जैसे आप कभी छोटे में यहाँ पर ऐसे हाथ रख के कई बार अपनी कई कई प्रकार की आवाजें निकालते होंगे, वैसे आप फिर से ट्राई कर सकते हो कि हमारी आवाज बदल रही है कि नहीं बदल रही है, यानी वही है ध्वनि। तो इससे यह एक निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? ध्वनि कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है। और इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? अब जैसे अभी हमने कहा कि ध्वनि का प्रभाव, तो प्रभाव तो देखिए कानों में ही पड़ता है, और तो हमारे हाथ पैर और कहीं पर मस्तिष्क में कह दिया जाए मत्थे में ध्वनि टकरा रही है, तो ऐसे तो कहीं ध्वनि टकराती नहीं। ध्वनि का प्रभाव कहाँ पड़ता है? सिर्फ कानों में। क्यों? क्योंकि वहां पर एक लगी होती है तुम्हारी झिल्ली, जिसे आप लोग कान का पर्दा कहते हैं, जहां पर ये कंपन जाते हैं और वहां पर लगा हुआ वो जो श्रवण यंत्र है वो हमें उन कंपनों द्वारा सुनने का या समझने का एहसास कराता है। इसके अलावा और कहीं से भी इस ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं है। हम कहते हैं किसी व्यक्ति के कान में कोई समस्या है या कान में सुनाई नहीं देता है, तो अब आप चाहे जितनी तेज ध्वनि उसके सामने बजाएं या करें, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसको सुनाई ही नहीं देता, उसका श्रवण यंत्र ही गड़बड़ है। तो हमने ये सीखा कि ध्वनि, हाँ एक बात और बता दे, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और इसका प्रभाव पड़ता कहाँ है? इसका प्रभाव हमारे कानों में पड़ता है। और ध्यान रखना, ध्वनि सदैव उत्पन्न किसके कारण होती है? कंपनों के कारण। किसके कारण? कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। और इसमें एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि तरंगों को संचरित होने के लिए, यानी कि इनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता अवश्य होती है। अब आप कहोगे सर हमारी तो ध्वनि ऐसे ही हमारे घर में सब जगह चली जाती है, तो ये आप भूल जाएं, क्योंकि आपका घर भी वायुमंडल सब जगह स्थित है, वायुमंडल है पृथ्वी तल में, तभी आपकी ध्वनि आपके घर में या हमारी ध्वनि आपके पास तक आ रही है। और यदि वायुमंडल ना होता तो ये ध्वनि संचरित ना होती। कहोगे सर ऐसा कैसे समझा जाए? तो इसका भी एक उदाहरण है। आप जब बड़ी कक्षाओं में आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर क्या होता है कि चंद्रमा तल में ये बताया जाएगा कि वायुमंडल नहीं है। कहाँ पर? चंद्रमा तल में। और है भी नहीं, ये भी सत्य है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर जो अणु है उनका पलायन वेग यानी स्केप वेलोसिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो अब आपको बता दें, वहां चाहे परमाणु बम फोड़ो, चाहे हाइड्रोजन बम फोड़ो, चाहे सीको छुटाओ, चाहे तुम अपना बंदूक की गोली मारो, कोई भी ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। ये आप ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल ही नहीं। और जब वायुमंडल नहीं है तो आप समझिए कि कैसे ध्वनि आगे बढ़ेगी। तो इसलिए ध्वनि संचरित होने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। देखा होगा पहले जब हमारी विज्ञान इतना आगे नहीं थी, तो टेलीफोन में एक लैंडलाइन जो वायर बिछाए जाते थे, जिसके द्वारा
आवाज संचरित होती थी। बचपन में आपने भी देखा होगा, एक बड़ा भारी धागा ले लिया, उसको एक तरफ गिलास लगा लिया, अपनी आप किताब में देखना, उसको एक धागा से कि आप ऐसे कान में लगा लेते थे, दूसरा धागा या तार जुड़ा हुआ गिलास दूसरा बच्चा कान में लगा ले, काफी दूर चला जाए, करीब हम कहते हैं घर के किसी दूसरे कोने में चला जाए, और फिर वो उसमें बोले तो भी उसकी ध्वनि उस व्यक्ति को या उस बच्चे को सुनाई देती थी। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि इसमें किसके द्वारा, यानी इस तार में संचरित होते होते आगे तक चली जाती है, तो जिससे उसको संचरित होने के लिए माध्यम प्राप्त हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि को संचरित यदि करना है तो माध्यम का होना अत्यंत आवश्यक है, और बिना माध्यम के आपकी ये ध्वनि संचरित नहीं होगी। और इसको संचरित जो इसे होना है, तो कह दो सर माध्यम कैसा होना चाहिए? माध्यम चाहे ठोस हो, चाहे माध्यम द्रव के रूप में हो, चाहे माध्यम गैसीय हो, इसके संचरण के लिए कोई भी माध्यम चलेगा, लेकिन माध्यम होना चाहिए, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, और चाहे गैस हो। लेकिन हाँ ये है कि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग इसकी चाल हो जाती है ध्वनि की। जैसे हम आपको बता दें, ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठोस अगर माध्यम है तो उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक, ठोस से कम चाल होगी तुम्हारे द्रव में, और द्रव से भी कम चाल होगी गैस में, यानी कि वायुमंडल में। जैसे हम लोग जो बात करते हैं, तो वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड है। अब हम आपको बता दें, अगर द्रव में निकालोगे तो 1000 के ऊपर निकल जाएगी, ठोस में निकालोगे तो कई हजार में चली जाएगी। तो ये इससे निष्कर्ष आता है कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, ठोस से कम द्रव में, और द्रव से कम गैस में। लेकिन माध्यम चाहिए, कुल मिलाकर के बिना माध्यम के इसका संचरण नहीं होगा। और आवृत्ति की इस पर कोई निर्भरता नहीं होती, यानी जो ध्वनि का वेग है वह उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, यह भी आप ध्यान रखें। और ये आपको बता दें, जो ध्वनि है ये यह एक तरंग के रूप में संचरित होती है माध्यम में। किसके रूप में? तरंग के रूप में। अब आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि कहोगे सर तरंग अभी नहीं जानते, तो अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे तरंग, और दो प्रकार की ये तरंगे भी बताएंगे, एक अनुप्रस्थ होगी और एक अनुदैर्ध्य होगी। तो जो ये ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में माध्यम में संचरित होती है। कौन सी तरंगों के रूप में? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दो प्रकार की हैं तरंगे। यांत्रिक तरंगों के ये प्रकार हैं दो, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में क्या होता है, माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और अनुदैर्ध्य में क्या होता है, माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, यानी उसी दिशा में। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति इनका संचरण होता है। और भी इसमें आपको ध्यान देना है कि अब कहोगे सर तरंगों के बारे में कहा, तो क्या सभी तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम चाहिए? तो ध्यान रखना, हम ध्वनि तरंगों की बात कर रहे हैं, कहीं आप विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात ना करने लगना, क्योंकि उनको संचरित होने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अभी जिन हम ध्वनि तरंगों की जो बात कर रहे हैं, इनको संचरित होने के लिए माध्यम चाहिए, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरित करने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके आगे भी हम आपको बता दें, आपके इस टॉपिक में ऐसा कुछ दिया है कि ये जो ध्वनि तरंगे हैं यह ठीक वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसे प्रकाश के कुछ नियम हैं, प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं, जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है। तो जिस प्रकार से उन घटनाओं में प्रकाश का अपना रोल है, वैसे ही इन तरंगों का भी अपना व्यवहार होता है। खैर कोई बात नहीं, आप ये सब चीजें ध्यान रखिए। और अब कहोगे सर ये परावर्तन कैसे हम ध्वनि में सुने, तो आपने कभी कभी ऐसा भी सुना होगा कि
थोड़ी देर बाद जैसे कोई लोहार है हथौड़ा मारता है बहुत तेजी से, तो उसकी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद उसकी वापसी आती है। जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पर माइक से जब कोई कलाकार बोलता है तो उसकी प्रतिध्वनि आती है, इको आता है। तो उसके लिए कहीं न कहीं तो एक तल होगा जहाँ से वो ध्वनि टकरा के वापस हमारे कानों तक आती है। तो यानी इसमें भी परावर्तन होता है। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। और हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखना कि ये जो परावर्तक तल है, कौन सा तल? परावर्तक तल, यानी जहाँ से उसको टकरा के वापस आना है, ये लगभग बीच का डिफरेंस, यानी स्रोत जहाँ से ध्वनि निकल रही है और जहाँ वो तल है जिससे टकरा के आना, इसके बीच की दूरी लगभग 16 से 17 मीटर के बीच होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपको इको प्राप्त नहीं होगा, यानी प्रतिध्वनि प्राप्त नहीं होगी। तो खैर कोई बात नहीं, इससे आगे भी हो सकता है। तो आगे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ये ध्यान दें, आपके आवृत्ति परिसर के आधार पर 3 प्रकार की तरंगें हैं। एक तो अपश्रव्य तरंग है, एक पराश्रव्य तरंग है और एक आपकी श्रव्य तरंग है। यानी अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, तीनों का क्राइटेरिया है। अपश्रव्य क्या है? वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम है। वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति किससे कम है? 20 हर्ट्ज से भी कम है। यानी कि अगर अपश्रव्य तरंगें हैं, कौन सी तरंगें? अपश्रव्य तरंगें, तो इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। और जो श्रव्य तरंगें हैं, यानी श्रव्य तरंगों में क्या बताओगे? वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक? 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, वो 20 श्रव्य तरंगें हैं। और अगर कहीं पराश्रव्य तरंगों का नाम ले लिया गया, कौन सी तरंगें? तो इसकी तरंगें, यानी इस तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अपश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। श्रव्य तरंगें क्या है? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो। और पराश्रव्य तरंगें क्या है? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। उन तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। तो फिलहाल आज हमने इस वीडियो में ध्वनि की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। अब हम इसके आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आगे का पार्ट आपके आगे कंप्लीट होगा।